तो आपको ऐसा क्यों लगता था कि मुझे करना चाहिए? आप आराम से रेस्ट कर सकते थे, आराम से मूवी देख सकते थे, चिल आउट कर सकते थे। मतलब व्हाट वाज़ द मोटिवेशन बिहाइंड दैट? कुछ बच्चों का देखिए नोट्स नहीं बनाते हैं। मेरे हिसाब से अपने नोट्स होने चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में क्या कर रहे हैं और इंटरव्यू वाले दिन आप क्या दे रहे हैं। अगर उस दिन आपने अपना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे दिया तो कोई नहीं रोक सकता आपको। कितने टाइम में मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ? आई आई विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्जामिनेशन। और मेरे 2 सपोर्ट सिस्टम जो थे, मेरे स्टाफ 2 छुट्टी पर थे, तो पूरा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्कलोड मेरे ऊपर था। ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है और जब हम टेलीग्राम जैसे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अननेसेसरली बहुत सारा ज्ञान देते हैं। होगा कि अगर आपको पिंच लेना है ना, तो खुद के पैसे से ना वो कोर्स खरीदो। तब आपको खुद को लगेगा नहीं, नहीं मैंने पैसे इन्वेस्ट किया, मुझे देखना है। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आज हमारे साथ वो बैठे हैं जिनके बारे में आप बहुत बार पूछते हो कि सर इनसे गाइडेंस कब मिलेगी, सर ये कब बताएँगे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आरबीआई में असिस्टेंट रह चुके, एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 1 और अभी आरबीआई ग्रेड बी। उसके बीच में उन्होंने पीएफआरडीए का भी एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आप बस एग्ज़ाम का नाम लीजिए, सक्सेस इनके नाम पे हमेशा जुड़ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि अगर आपको डाउट आ रहा है आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो निरंजन जैन बता दीजिए, शायद आपका नाम उस लिस्ट में ज़रूर दिखाई देगा। तो आज हम बात करेंगे निरंजन के साथ कि उनकी जर्नी कैसी रही, क्या तकलीफें, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आरबीआई ग्रेड बी जैसी बड़ी एग्जाम क्लियर करने के लिए और सबसे बड़ी बात एसबीआई में जॉब करते हुए, बिकॉज़ एसबीआई का जॉब प्रोफाइल आप सबको पता है कि काफ़ी हेक्टिक है, काफ़ी वर्किंग आवर्स लंबे होते हैं और इस लंबे वर्किंग आवर्स में आरबीआई ग्रेड बी जैसी एग्जाम कैसे क्लियर की, किस तरीके से क्लियर की और हर सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसे कैसे उन्होंने सॉल्व किया, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे निरंजन के साथ। सो निरंजन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। वेलकम क्या कहना, आप तो अभी हमारे फैमिली के मेंबर ही हो चुके हो। हर एग्ज़ाम के बाद हम आपसे बात करते हैं। हम आपसे जानते हैं कि एग्ज़ाम की कैसे क्लियर करनी है, पर उसके पहले कांग्रेचुलेशंस फॉर आरबीआई ग्रेड बी। थैंक यू सर। यस, प्रकाश सर भी हमारे साथ हैं और हम दोनों आज इनसे बात करेंगे, पर ये बातें ऐसी एकदम वो वाली नहीं रहेगी कि कितने घंटे पढ़ाई की और कैसे किया। हम एक कैजुअल डिस्कशंस करेंगे जो आप सबके पेन पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली प्रिपरेशन के टाइम पे और मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स के, क्योंकि आरबीआई में ये तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वही बातचीत हम आज निरंजन से करेंगे। आपके कोई डाउट्स होंगे, कुछ सवाल अगर आपको पूछने, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। हम निरंजन तक ये पहुँचाएँगे और उसके भी आंसर्स आने वाले टाइम पे हम आपको देंगे। तो प्रकाश सर स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सर। तो गाइज़ यहाँ पर हम बात स्ट्रैटेजी की नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रैटेजी तो वैसे भी बहुत सारी आपको मिल जाती है, आपको पता भी है। हम बात करेंगे सीरियस पेन पॉइंट्स हैं, जहाँ पर एक्चुअल में जो एस्पिरेंट होता है वो प्रॉब्लम फेस करता है। हम उन एरियाज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड स्टिल अगर कोई एक एरिया ऐसा है जो कवर ना हो पाए, सो यू कैन सिंपली मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, तो डेफिनिटली उसको हम एड्रेस ज़रूर करेंगे। सो निरंजन, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आप यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी इज़ नॉट सच अ एग्ज़ाम कि आपने बस कैजुअल में जाके एग्ज़ाम दे दिया। इट नीड्स सीरियस प्रिपरेशन। तो आपने किस तरीके से एंड आल्सो यू आर एसोसिएटेड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर काफ़ी हेक्टिक आपका जो टाइमिंग है वो रहता होगा। उसके बाद आपने किस तरीके से टाइम मैनेज किया फॉर द आरबीआई प्रिपरेशन? सर एक्चुअली पहला तो है कि आप अपना सिलेबस पूरा देखिए और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, एटलीस्ट 2 टू 3 इयर्स के पेपर्स देखिए। एक आइडिया लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 में हर सेक्शन के। एंड देन आप अपनी एक स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। जैसे मेरे केस में मेरा फेज़ 1 ऑलमोस्ट रेडी था, क्यूआरई सेक्शन जो था। तो वो मेरे लिए ये था कि मुझे बस मॉक सेट करने हैं और कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम था जीए और बाकी फेज़ 2 का प्रिपरेशन। तो मैंने अपना पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया कि मैं लिमिटेड चीज़ें पढ़ूँगा बट उनका रिवीजन बहुत करूँगा। जैसे मैंने वीकली करंट अफेयर्स थे, वो उठाने शुरू किए। फिर मैं जैसे सैटरडे, संडे 1 वीक कंप्लीट हुआ, मैं उस वीकेंड पर पूरा रिवाइज़ कर रहा था जो वीक में मैंने पढ़ा है और फिर इस वीकेंड पर मैं मॉक दे दिया, जैसे फेज़ 1 का एक सेक्शनल मॉक और ग्रेजुअली मैंने साथ में उस दिन जैसे संडे है, तो मैंने 13-14 आवर्स का अपना स्टडी प्लान रखा। तो फेज़ 1 जैसे फेज़ 2 का कोई टॉपिक उठा लिया, फिर जैसे फाइनेंस का कोई उठा लिया, ईएसआई का कोई टॉपिक उठा लिया और उसके लेक्चर्स देख लिया। लेक्चर्स देखे और जो मुझे समझ में आया मैंने उसी टाइम पे अपने नोट्स बना लिए। थोड़े हैंड रिटन थे, कुछ डिजिटल नोट्स थे, सो दैट वो रिवीजन के टाइम पे हेल्प हो जाए। और एक करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक और स्ट्रैटेजी रखी ताकि टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर्स भी हुआ, जैसे सब्जेक्ट वाइज़। ईएसआई का, फाइनेंस का मैंने एक सेग्रीगेट कर दिया ताकि मुझे एंड में रिवीजन में हेल्प हो और जब मैं मॉक दे रहा हूँ, तो मेरे पास पूरा सफिशिएंट कंटेंट रहे और ये एग्ज़ाम टाइम पे भी रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो। ये था। बाकी टाइम मैनेजमेंट ये था कि थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाता था, 4 बजे उठ के मैं 8 बजे तक अपना पूरा जो भी पढ़ना है, देन आई हैज़ टू गो बैंक। फिर जैसे ही मेरे बैंक से छुट्टी होती थी आ रहा हूँ तभी मैं अपने मोबाइल ऑन किया, कुछ लेक्चर देख लिया, सुन लिया, कुछ रिवीजन कर लिया, जो भी मैं उस टाइम को यूज़ करूँ। फिर जैसे ही पहुँचा मैं अपना जो भी है
फिर लंच वगैरह डिनर करके अपना फ्री होने के बाद 1-2 घंटे और देता था। यस, द गुड थिंग वाज़ आई हैड अ गुड सपोर्ट सिस्टम, मेरे हाउस हेल्प्स और पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। तो दे यूज्ड टू से कि तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें हम लोग मैनेज कर लेंगे। और कलीग्स भी काफ़ी अच्छे थे, जैसे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है तो दे यूज्ड टू आल्सो चिप इन। तो इस तरह से सबसे हेल्प भी ली काफ़ी, तो इस तरह से हो गई। तो फ्रेंड्स शायद इसी को हम स्मार्ट स्टडी भी बोलते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं कि आप हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है बट उसके बाद स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक निरंजन सेट कि वो प्रिपरेशन तो कर रहे थे, मॉर्निंग उठकर भी कर रहे थे, ऑफिस आवर्स में जब टाइम मिलता था वो देख लेते थे, ट्रैवलिंग के टाइम पर देख लेते थे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, उनको वो जनरली कवर नहीं कर रहे थे। मतलब वो टाइम वहाँ पर वेस्ट करने की बजाय सिंपली ही यूज्ड टू प्रैक्टिस कि मैं इसको प्रैक्टिस कर लेता हूँ मॉक के थ्रू। जो इनके ऐसे एरियाज़ थे, जो वीक एरियाज़ हैं, वहाँ पर ही फोकस कर रहे थे। सो ये आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि आपको ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट आ रहा है आप बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको फिर से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से कवर कर रहे हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। जो आपको आता है सब्जेक्ट उसको साइड करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। बाकी जो सब्जेक्ट जो आपके लिए डिफिकल्ट लगते हैं दैट यू कैन फोकस ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निरंजन, बात करते हैं कि आप एक बहुत ही वेल सेटल जॉब में हैं। ठीक है, अभी तो और थे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके मन में वो चीज़ नहीं है कि यार बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं, लाइक अभी धुरंधर 2 का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है मार्केट में, आपको पता ही है। साथ में इंस्टाग्राम रील्स हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, फेसबुक हो गया। तो ऑलरेडी आप वेल पेइंग जॉब में थे, तो अब बोल रहे हैं कि मैंने वीकेंड्स में 13-14 आवर्स भी लगाए प्रिपरेशन में। क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी करने की? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता था कि मुझे करना चाहिए? आप आराम से रेस्ट कर सकते थे, आराम से मूवी देख सकते थे, चिल आउट कर सकते थे। मतलब व्हाट वाज़ द मोटिवेशन बिहाइंड दैट? सर ऐसा नहीं कि लाइफ में एन्जॉयमेंट नहीं है, मैं करता हूँ मूवीज़ और जैसे आपने कहा धुरंधर 2 मैंने देख भी ली है। इन बिटवीन मैंने सारी चीज़ें की हैं। वो ये है कि मुझे पता होता था कि मुझे कब क्या करना है। जब मेरा सारी चीज़ें हो गई है तो मैंने कहा चलो ठीक है आज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, वो भी मैंने किया है। इट्स जस्ट दैट कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का एक जॉब मार्केट है और सिनेरियो है, आप अगर अपनी ग्रोथ पर फ़ोकस नहीं करेंगे तो आप कहीं न कहीं पीछे रह जाएँगे। एंड मुझे तो ये लगता है कि आखिरी साँस तक इंसान को सीखते रहना चाहिए और अपनी आगे लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहिए। तो वो मेरा मोटो रहा है और पेरेंट्स भी काफ़ी उसी तरह से रहते हैं। तो आई थिंक वो एक ज़ील और पैशन रहा है। रही बात बाकी इंस्टा वगैरह, मैं इंस्टा में ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं। ट्विटर पे हूँ थोड़ा। और बाकी मेरा टाइम फिक्स है कि मुझे कब करना है। तो सोशल मीडिया का भी टाइम रहता है, हर चीज़ का टाइम है। तो जब मुझे फ्री टाइम मिला मैंने 10 मिनट देख लिया, इट्स ओके फाइन। कोई मैसेज आया रिप्लाई कर दिया। बट मैं एडिक्टेड नहीं हूँ। दैट इज़ एडिक्शन को अवॉइड करना पड़ता है। क्योंकि रील्स का क्या होता है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हम एडिक्टेड हो जाते हैं। तो वो एक मैं कहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा-सा इंस्टा को एक टाइम फ्रेम रखें कि मैं इतने-इतने टाइम पर ही मैं देखूँगा। या हो सके तो रील्स अवॉइड करें, क्योंकि एक सर आप एक बीमारी देखेंगे, अटेंशन स्पैन जो है वो हमारा कम होते जा रहा है। अब 1 घंटे की भी क्लास है ना, उसमें भी बच्चे बोर होने लगते हैं कि अरे बहुत हो गया। जबकि मैं 4 से 5 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ता हूँ, लाइव क्लास देख सकता हूँ। तो वो अटेंशन स्पैन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम माँगता है, डिमांड भी करेगा, आपको बहुत फ़ोकस रहना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड तो करना पड़ेगा। तो गाइज़ यही ज़िंदगी है, जीना भी यही है, पढ़ना भी यही है, करियर भी यहीं बनाना है, सब कुछ यहीं सोचना है, बट द थिंग इज़ कि प्रायोरिटाइज़ करना है आपको लाइफ में। ऐसा नहीं कि बस अगर मैं सिर्फ़ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ़ प्रिपरेशन करनी है। आपको 5-6 आवर्स से ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। दिस इज़ नॉट द एग्ज़ाम जहाँ आपको पूरा दिन पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर आपको 24 आवर्स पढ़ने हैं। तो वो जो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है उसे दूर कर दीजिए। लिमिटेड टाइम पढ़ाई करिए, बाकी टाइम एन्जॉय करिए, बाकी टाइम स्लीप करिए, दैट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। तो जो लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ़ पढ़ूँगा, कुछ और नहीं करूँगा, वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो एलिमेंट है, ठीक है, जो हम अक्सर बात करते हैं स्टूडेंट से, वो बस उसका जो मेन सबसे ज़्यादा आई थिंक अंडर एस्टिमेटेड एरिया है ये, और अंडररेटेड एरिया है आरबीआई प्रिपरेशन में या रेगुलेटरी बॉडीज़ में। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर, नेक्स्ट मंथ चालू कर दूँगा, देन नेक्स्ट मंथ फेज़ 1 से पहले कर लूँगा, फेज़ 1 फेज़ 2 के बीच में कर लूँगा, और वो शायद दिन कभी नहीं आता, डायरेक्टली एग्ज़ाम डे पर दे हैव टू राइट द आंसर। तो ऐसा क्यों है आपके हिसाब से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेकर, और इसकी सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअली हम लोगों को लगता है कि बस पढ़ा तो है ही है सब कुछ, जाकर टाइप ही करना होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब क्वेश्चन आता है, वो इस तरह से फ्रेम होता है होकर आएगा कि आप सोचने लगोगे कि मैं क्या लिखूँ? बिकॉज़ इनिशियल के कुछ सेकंड तो आप समझ में ही नहीं आएगा कि मैं किस तरह से इसको अप्रोच करना है। और ये पेन एंड पेपर मोड तो है नहीं, आपको डिजिटल लिखना है और स्पीड भी बहुत अच्छी रखनी है और एक ही बार में आपको एग्ज़ैक्टली टाइप करना है। तो स्किल चाहिए होती है उसके लिए, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है और ये मिस्टेक बहुत से लोगों ने की है। इनफैक्ट लास्ट टर्म में मैंने भी जो डिस्क्रिप्टिव मार्क्स से बहुत ज़्यादा नहीं दिए, तो उसका मतलब इम्पैक्ट पड़ा था मेरी परफॉर्मेंस में। तो इस साल मैंने जैसे ही फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुए, मैंने क्योंकि मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट रेडी था, मैंने मॉक्स देने शुरू कर दिए और हर टॉपिक के मॉक्स, जैसे एक
टॉपिक मिला मुझे मैंने उसके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों मॉक्स दिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे कि उसमें क्या आया है, आंसर राइट किया थोड़ा बहुत, और कुछ एक कलीग्स को भी चेक करवाया कि देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि उनको थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर पता था। तो इस तरह से मैंने फीडबैक लेने की कोशिश की और फीडबैक को फिर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट जो मॉक है उसमें इम्प्लीमेंट करता था। तो इस तरह से ग्रेजुअली प्रिपेयर करना होता है। और मैं तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि जैसे ही कोई टॉपिक प्रिपेयर हो गया है, आप उसके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिख दीजिए। क्योंकि एक पता चलता है कि हमने पढ़ा है तो कितनी पढ़ा है कि नहीं। कि आपको पता चलेगा कि अच्छा हमने सब कुछ पढ़ा है, कवर किया है कि नहीं। राइटिंग का एक फ्रेम भी होता है, जैसे इंट्रोडक्शन है, बॉडी, कंक्लूजन किस तरह से रखना है, वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्रॉस ना हो या बहुत कम भी ना हो। तो वो सब हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, हमें आइडिया आता है, तभी हम जाकर एग्ज़ाम में वो पेपर मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि 5 टू 6 आवर्स का पेपर होता है। तो सिटिंग आवर्स में कितने सिटिंग आवर्स होते हैं, तो उसमें पोस्चर भी मेंटेन करना होता है। बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि तीनों पेपर्स अपने आप में ही चैलेंजिंग है और बहुत वैरायटी भी रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि शुरू से ही थोड़ा-सा वो सिटिंग आवर्स की कैपेसिटी भी बनाइए, क्योंकि बाद में जब बैठना पड़ता है बहुत मुश्किल होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, इनका ध्यान भी रखना ज़रूरी है। राइट। पुष्पक सर, कुछ क्वेश्चंस आप भी प्लीज़ पूछिए, अदरवाइज़ आप बोलेंगे कि इनको मौका दिया तो इन्होंने बिल्कुल मुझे ही चुप करा दिया। यस, यस, सो मैं ये मेरा एक सवाल था कि आप एसबीआई में थे, इज वेरी डिमांडिंग जॉब, के नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज अब काफ़ी वर्कलोड होता है। कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर 9 बजे 10 बज जाता है घर आने के लिए, आपके साथ भी बेशक हुआ होगा। इस सिचुएशन में आपने दिन में कितना टाइम दिया आरबीआई प्रिपरेशन के लिए? और इस पूरे वर्किंग सिनेरियो में ना हम टायर्ड भी बहुत हो जाते हैं, ऑब्वियसली वर्किंग है तो टायर्ड हो जाना ब्रेन ट्रेन हो जाता है। सो हाउ यू मैनेज दिस प्रिपरेशन? सर एक्चुअली मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मैं वर्किंग ही रहा हूँ। हम्म, तो वो हैक सीख गया कि कैसे करना है। जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, हम्म, तो मैंने उस टाइम पे देख लिया, या जैसे भी मुझे टाइम मिला। एंड द बिगेस्ट थिंग मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब ये बहुत मतलब ऑर्डिनरी सी चीज़ होगी, लेकिन मैंने देखा है। मैंने हमेशा एक चीज़ रखी कि मेरे पास अपना एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। हम्म, गुड हाउस हेल्प्स एंड एवरीथिंग। टाइम मुझे थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़े, एटलीस्ट मैं जॉब के बाद में कोई दूसरा हसल नहीं कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ बहुत से कैंडिडेट्स थे, वो लोग खुद से सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा उनको एडवाइस करता हूँ, एक सपोर्ट सिस्टम रखो। चाहे वो कोई भी हाउस हेल्प हो, चाहे अपने पेरेंट्स हो, अपने साथ रखो, ताकि डे टू डे का जो चोर्स है वो आपको नहीं करना पड़े। यस, तो आप वो टाइम तो आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट ये नहीं करते हैं और फिर वो बोलता है कि टाइम नहीं मैनेज है। देखो, एसबीआई हो चाहे कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो, डिमांडिंग है। मैं खुद ही 11 बजे आता हूँ, 12 बजे भी आता हूँ कई बार, और ऑडिट से रहते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि अगर आपको करना है तो आपको अपने हिसाब से टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे ब्रेक कभी 1 घंटे मिले, उसमें आपने कोई क्विज़ दे दिया, वो अपने आप में होना पड़ेगा कि मैं कैसे करूँ। तो वो अपना एक वैसे डे टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि आज मैं इतना कर सकता हूँ। या जैसे अपन देख लें कि आज ज़्यादा टाइम है या आज फ्री टाइम है, अच्छा चलो आज मैं थोड़ा एक लेक्चर देख लूँगा। तो वो ऐड ऑन वो करते रहना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली, कांस्टेंट आपको एक जगल तो रहेगा, एग्जैक्टली, लेकिन यही लाइफ है और ऐसे ही करना है। या एक और चीज़ है, अभी कल ही मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई, वर्किंग इन अ बैंक, और उनका एक बड़ा वैलिड पॉइंट था कि सर मैंने होम ब्रांच इसलिए ली थी, घर के पास इसलिए ली थी ताकि मैं घर में रह सकूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बट प्रॉब्लम ये होना शुरू हो गई कि फिर घर वालों की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती कि चलो यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, अभी तुम जॉब पे लग गए। सो इससे कैसे मैनेज किया आपने? फॉर्च्यूनेटली माय पेरेंट्स आर नॉट दैट डिमांडिंग। ओके, तो वो एक है, और मैं क्योंकि घर से दूर ही रहता हूँ, सो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव हर चीज़ में। इवन जब भी मेरा लास्ट ईयर नहीं भी हुआ था, दे वर लाइक कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई चीज़ नहीं। सो पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, इनफैक्ट एनकरेज करते हैं कि अच्छा एग्ज़ाम दिया है। तो इनफैक्ट मैं डायलेमा में था कि मैं इंटरव्यू में जाऊँ कि नहीं, क्योंकि आई वाज़ एक्सट्रीमली टायर्ड। 4-5 दिन से मेरे बहुत दिक्कतें हो रही थी। बट जैसे नहीं, कोई बात नहीं, चांस ले लो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग साथ में आ जाएँगे अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो। बट तो वो एक सपोर्ट सिस्टम रहा है। तो मेरे हिसाब से जब आप प्रिपरेशन करें ना, अपने पेरेंट्स के साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन रखें कि ये एग्ज़ाम दे रहा है, तो इसकी ये डिमांड है, तो मुझे सबका हेल्प सपोर्ट चाहिए। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स समझेंगे। कोई पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे की सक्सेस को हिंडर करेगा। तो थोड़ा-सा अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करें, बात करें, तो हमेशा रहेंगे, और इन माय केस तो फॉर्च्यूनेटली हमेशा रहा है। यस, कम्युनिकेशन इज़ द की जो हम कहते हैं, और वो कम्युनिकेशन कई बार हम अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं रख पाते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो मेरे ख्याल से जो पॉइंट इन्होंने मेंशन किया बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। एक और चीज़ है, सभी सर आंसर राइटिंग की बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट मेंशन किया, पर मेरा एक सवाल ये है कि अगर पहली बार कर रहे हैं, लाइक यू आर स्टार्टिंग विद दिस, सो जैसे आप लोग भी कह रहे थे कि हम कई बार उसे करते कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे,
But what do you think from where we should start working on the answer writing things, ताकि क्योंकि स्किल एक रात में डेवलप तो होगी नहीं, स्किल डेवलप करने के लिए वक्त लगता है। तो आप क्या सजेशन दोगे उसके लिए और कैसे करना चाहिए, मीन्स क्या प्रोसेस बिगिनिंग में होनी चाहिए? इसमें 2 पार्ट है। अगर कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है और वो दे सकता है आवर्स, तो फिर मैं कहूँगा कि जैसे आपने पहला जो चैप्टर है ईएसआई का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। आप टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाइए ऑब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया। साइमल्टेनियसली अगर हो सके पॉसिबल है तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिख लीजिए। तो जो फीडबैक मिलेगा इनिशियली अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि लिखना कैसा है। एग्जैक्टली। क्योंकि ये भी होता है कि इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होती है, तो हमें पता नहीं होता है। फिर वर्ड लिमिट भी क्रॉस हो जाती है, कभी कम रह जाती है, कभी कोई ग्रामर की मिस्टेक हो गई। तो इनिशियली दिक्कतें होंगी, बाद में जब ग्रेजुअली 2-3 मॉक्स देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिस्टेक कहाँ पे है। तो आपको वहाँ पे आप अपना थोड़ा फ़ोकस रखें और शुरुआत से अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे थोड़ा-थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर दिन ही बैठ जाओ, वीकेंड में एक बार कर लो, तो वो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा चलो ये ऐसे होता है। तो जो आपको फीडबैक मिल रहा है, तो वो आप इनकॉर्पोरेट करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे नोटिफ़िकेशन आएगा, बहुत बैक टू बैक होता है और आपको टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा-सा अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं, कुछ मॉक्स लिखे हुए हैं, तो बाद में आपको फेज़ 2 के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी यस। और आपका रिवीजन भी टाइम मिलेगा और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँगे। यस। तो थोड़ा-सा इनिशियल से थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो हो जाता है। ओके। एक और चीज़ है, करंट अफेयर्स हम कहते हैं कि काफ़ी ओवरलोडेड है। बहुत सारी चीज़ें, पीआईबी पढ़ना है, फाइनेंस पढ़ना है, जनरल करंट अफेयर्स कवर करना है, ईएसआई के एंगल में सोचना है, केस स्टडीज़ बनानी है। सो इट्स सच अ ओवरलोडेड थिंग। 80 मार्क्स इन द फेज़ 1, देन फेज़ 2 में रिलेवेंस है, इंटरव्यू में भी काम में आता है। हाउ यू मैनेज दिस? आपका क्या प्लान था उसको लेके? डेली बेसिस पे करते थे या फिर आपने सिर्फ़ इसको वीकली पे, जैसे आपने कहा कि आप वीक पे रिवाइज़ करते थे? तो क्या करना चाहिए स्पेशली फॉर दोज़ हू स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेश? मेरा तो क्योंकि प्रिपरेशन बहुत लास्ट मोमेंट था और टाइम नहीं था, तो मैंने वीकली के ऊपर फ़ोकस किया। जैसे आप सेशंस ले रहे थे, फिर जैसे ही मैराथन सेशंस आने लग गए एग्ज़ाम के 15-20 डेज़ पहले, मैंने वहाँ से कर लिया। बस बट मैं ये कहूँगा कि वो स्ट्रिक्टली बिल्कुल रिवीजन के लिए है और हर कोई मेरे जैसा लकी नहीं होगा कि वहाँ से क्वेश्चन आ गए। और कहीं न कहीं मुझे वो एक हंच था कि इस बार शायद थोड़ा जनरल पेपर आ जाए, तो मैंने बैंकिंग के करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ लिए। तो समहाउ आई गॉट सेव्ड कि वो उसी तरह पेपर आ गया, लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं। कभी सर्कुलर के ज़्यादा वेटेज आएँगे, कभी गवर्नमेंट स्कीम के आएँगे। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि जो डेली करंट अफेयर्स है, जैसे आप ले रहे हैं, वो करें, बेस्ट है, क्योंकि डेली वाला करेंगे, हफ्ते में 3 दिन होता है, तो वो रिवीजन भी ईज़िली हो जाएगा। फिर जैसे सर पीआईबी लेते हैं, वीक में 3 डेज़ होता है, वो आराम से रिवाइज़ कर लो, आराम से वीकेंड पे अपन अपना नोट्स बना लो। एक जो मैंने सबसे बड़ा मतलब एक्सक्यूज़ बच्चों का देखें, नोट्स नहीं बनाते हैं। मेरे हिसाब से अपने नोट्स होने चाहिए, क्योंकि अपना आपके नोट्स ना आपका रिफ्लेक्शन है और वो आपको पता होता है कि अच्छा सर ने इतना लंबा सेंटेंस लिखा है, मैं थोड़ा क्रिस्प में लिखा। तो वो हैबिट एक्चुअली शुरू में स्टार्टिंग में बहुत पेन पॉइंट देंगी, लेकिन जब फेज़ 2 आएगा और रिवीजन करना होगा, वो एक कॉम्पैक्ट आपके पास नोट्स रहेंगे, आपने बोला चलो ठीक है, वरना फिर आप वही फिर वो पीडीएफ्स ढूँढेंगे, फिर वो लेक्चर्स देखेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो जो पढ़ा है ब्रीफली अपना कीवर्ड्स हाइलाइट करके नोट्स लिख लो, आपका काम हो जाएगा। तो थोड़ा नोट मेकिंग करेंगे और रिवीजन करिए, वीकली क्विज़ेज़ दीजिए, मंथली क्विज़ेज़ दीजिए, फिर जब रिवीजन सेशंस आएँगे उनसे रिवाइज़ कीजिए। और एक और मैं सजेस्ट करूँगा जो बच्चे नहीं करते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, गूगल मीट है हमारे पास, ज़ूम। कुछ पेयर ग्रुप रखो, वीकेंड पे आओ, क्विज़ेज़ डिस्कस करो। मैं करता था, मेरे एक कलीग थे, उनके साथ मैं करता था। इमेजिन मैं इतने जॉब में भी मैं टाइम निकाल के 1 घंटा टाइम निकालते थे, वो मेरे लिए निकालते थे कि ठीक है तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, मैं भी उनका सेबी का एग्ज़ाम था, तो हम लोग साथ में रिवाइज़ करते थे। तो वो थोड़ा-सा ना अपने आप को भी रखना पड़ेगा कि चलो साथ में करते हैं, वो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। हम लोग इतना सेक्लूडेड होकर प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं-नहीं हमें अकेले करना नहीं, थोड़े फ्रेंड्स होने चाहिए, थोड़े लोग होने चाहिए। उसी से प्रिपरेशन भी थोड़ी-सी ईज़ी होती है और थोड़ा-सा ना एन्जॉयमेंट भी आता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यस प्रकाश सर। सो गाइस, जैसा कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया था पुष्पक सर ने, निरंजन जैन जी का, कि इन्होंने पीएफआरडी क्रैक किया, इन्होंने मल्टीपल अदर एग्जाम्स एज एसबीआई
पीओ काम कर रहे हैं, एआई ईयर 1 रैंक सिक्योर किया था उन्होंने वहाँ पर। तो इनका बैकग्राउंड की बात करूँ, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम अहमदाबाद, क्या ये है? बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप ऐसा बहुत ही, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ही इज़ फ्रॉम आईआईटी, ही इज़ फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद, उसके बाद ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। और आपके मन में ये एक्सक्यूज़ है कि मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं हूँ, तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो आइए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इनका एक्चुअल में एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। सो निरंजन, क्या बैकग्राउंड रहा है आपका एजुकेशन में? कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ सर और बिल्कुल ही स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। तो ऐसा कोई फैंसी कुछ नहीं रहा, इवन आई एम वेरी एवरेज स्टूडेंट अगर कंसिडर किया जाए। बट आई थिंक वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप एग्ज़ाम हॉल में क्या कर रहे हैं और इंटरव्यू वाले दिन आप क्या दे रहे हैं। अगर उस दिन आपने अपना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे दिया, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। तो बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करेगा, अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी, आप क्या दे रहे हैं, आप किस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। यस। तो फ्रेंड्स, ना बैकग्राउंड आपकी प्रिपरेशन के लिए चाहिए, ना बैकग्राउंड आपके जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं वहां पे उस बॉडी को चाहिए, ठीक है? द थिंग इज कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कितना हार्ड वर्क आप कर रहे हैं और एग्जाम वाले डे में आप कैसे डिलीवर करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक और बहुत ही कॉमन चीज जो आरबीआई के स्टूडेंट समझते हैं या रेगुलेटरी बॉडी के, कि हमें साल भर पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। तो आइडल टाइम क्या होना चाहिए यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, कि अगर मुझे स्टार्ट करनी है एज अ फ्रेशर, आई डोंट हैव एनी आइडिया, सो कितने टाइम में मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ, आई विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्जामिनेशन? अराउंड आई थिंक फेज़ 1 के अराउंड 5 टू 6 मंथ पहले से आप तैयारी शुरू करें और वहाँ से आप फेज़ 2 भी कर लें जितना हो सके। क्योंकि फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है और सिलेबस बहुत ह्यूज है। तो हमें बाद में सिर्फ़ आंसर राइटिंग मॉक्स देने में ही टाइम चाहिए होता है। सो आइडियली फेज़ 1 से पहले आपका 70 टू 80% फेज़ 2 का सिलेबस और 100% फेज़ 1 का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और ताकि आपका रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिले। तो 4 टू 5 मंथ्स आर सफिशिएंट है। मतलब अगर एग्जैक्टली हम एग्जाम साइकिल छोड़ दें, 4-5 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? राइट। एक बार आप अपना रूटीन बता सकते हैं, डे रूटीन आपका क्या रहता था? मतलब आप कितने बजे उठते थे, देन उसके बाद आप किस किस तरीके से चीजें मैनेज करते थे? मैं एग्ज़ाम के टाइम पे तो क्योंकि मैंने सितंबर का मंथ जो था मैं सुबह 4 बजे उठता था। एकदम डिट्टो 4 बजे उठे अपने पढ़ाई पे लग गए। फिर जैसे ही मुझे ऑफ़िस जाना हुआ उससे पहले मैं काफ़ी कुछ पढ़ लेता था। फिर जैसे कैब में जा रहा हूँ वहाँ पे वो फ़ोन के थ्रू अपना रिवाइज़ करते जा रहा हूँ, कुछ क्विज़ दे दिया, जैसे भी हुआ। फिर वन्स आई एंटर्ड उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। फिर मैंने काम किया, जैसे ही कोई ब्रेक मिला, कुछ हुआ, तो मैं देख लेता था कि अच्छा कुछ है, कुछ नहीं है। तो जैसे ही मुझे 15 मिनट्स भी टाइम मिला है, मैंने कहा चलो एक क्विज़ दे लेते हैं या कुछ न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, चलो पढ़ लिया। जैसे मैं न्यूज़पेपर था तो मैं जैसे बैंक पे बीच में बैठे-बैठे पढ़ लेता था। चलो आज ये अच्छा आर्टिकल आया है, ये है। या कोई मुझे भेज भी देते, मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो लोग मुझे भेज देते कि अच्छा सुनो ये लाइव मिनट में अच्छा आर्टिकल आया, पढ़ लेना, मिस मत करना। तो ऐसे काफ़ी हेल्प भी मिली। और फिर जैसे बैंक में जैसे भी आता था, तो फिर मैं डिनर वगैरह करके अपना पढ़ाई में लगा। जितना हो सके दे सकता था, टायर्ड हो जाता था बहुत टाइम और ऑलमोस्ट एवरीडे होता था कि बस अब हो गया, अब सोते हैं। फिर मुझे लगता है नहीं थोड़ा और कर लेते हैं। ऐसे करते अपने आप को पुश किया और तो फिर 11:30 तक पढ़ लेता था। तो समहाउ आई मैनेज्ड। कभी-कभी तो ऐसा होता होगा कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आज पढ़ाई नहीं करनी है ना, कल कर लूँगा। तब वो तो आई थिंक सभी एस्पिरेंट की लाइफ में आता है कि यार ठीक है, आज रुक जाते, कल से करेंगे। तो ऐसा कुछ आता था आपके साथ भी? अगर होता तो फिर किस तरीके से आप उसे मैनेज करते थे? और वो कितने दिन का गैप हो जाता था? कई बार हम सोचते थे कल से, बट कल अगेन वही होता था कि यार मन नहीं लग रहा, कल से। तो मतलब ऐसा कब तक स्ट्रेस हो जाता था वो? अ, होता था सर क्योंकि एक्सट्रीमली डिमांडिंग जॉब है, तो थक ही जाता था पूरा। और जब फेज़ 1 था उस टाइम पे दिवाली थी, फेस्टिव सीज़न भी था, तो काफ़ी प्रेशर था उस टाइम पे। और मेरे 2 सपोर्ट सिस्टम जो थे मेरे स्टाफ 2 छुट्टी पर थे, तो पूरा ऑलमोस्ट हाफ़ ऑफ द वर्कलोड मेरे ऊपर था। तो डिफ़िकल्ट था, कई बार लेट होते थे, 11 भी बज जाते थे 10 बट देन फिर लगता था कि थोड़ा कोई बात नहीं आधे घंटे पढ़ लेता हूँ, थोड़ा तो पढ़ ही लेता हूँ। मतलब मैं कंसिस्टेंट रहता, थोड़ा कम-ज़्यादा हुआ बट मैं कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ता था कि चलो ठीक है 1 घंटा कुछ पढ़ लेते हैं। कोई लेक्चर देख लिया, अगर मुझे मॉक देने का मन है तो लेक्चर देख लेता था। तो कुछ रिवाइज़ कर लिया, कुछ भी कर लिया बट मैं कुछ ना कुछ करता था 1 घंटे ही सही। तो कंसिस्टेंसी रखनी है। हाँ, मतलब वो ब्रेक नहीं करना है आपको, कि मतलब पूरी तरीके से आपने स्टॉप ही कर दिया। कुछ कर लीजिए, हाफ एन आवर, 1 आवर, जितना भी आप कर सकते हैं। ठीक है। पुष्पक सर कुछ? यस, मेरा एक कंसर्न ये है कि देयर आर सो मेनी कंटेंट अवेलेबल दीस डेज बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज़ ऑफ थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है और जब हम टेलीग्राम जैसे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अननेसेसरीली बहुत सारा ज्ञान देते हैं। यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो। सो व्हाट यू विल टेल अबाउट द कंटेंट, क्योंकि इतना कंटेंट है, क्या पढ़ना है पता नहीं है, रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि इतना सब कुछ है। सो आप उसके लिए क्या बताओगे कि क्या 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 फ़ॉलो करना चाहिए और कैसे फ़ॉलो करना चाहिए?
ये सर एक्चुअली क्यों होता है? ये होता है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो होता है। हुँ। और ये एक्चुअली क्रिएट किया गया है कुछ लोगों से द्वारा कि हमसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बट मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँ, मैंने जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स दिए हैं रेगुलेटरी, मेरे कोई भी फैकल्टी ऐसा नहीं है कि बहुत पॉपुलर है, कुछ नहीं है। बट दे टॉट मी वेरी वेल, मेरे हेल्प की, डाउट सारे लिए। तो कहीं न कहीं आई थिंक क्वालिटी मैटर करती है रादर देन क्वांटिटी। तो मैं यही कहूँगा कि जो सोर्स आपको सही लगता है, पहले आप खुद देखें, किसी की बातों में ना आएँ। इवन इफ आई एम सेइंग समथिंग, आप पहले चेक करें, कुछ दिन देखें, 4 टू 5 क्लासेस देखिए कि वो फैकल्टी क्या पढ़ा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आपको कनेक्ट भी करना है। कितना भी बड़ा फैकल्टी हो, कितना भी अच्छा हो सकता है हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जेल नहीं हो रहा है। तो अननेसेसरी फिर वो ड्रैग करेंगे तो आपकी ही एनर्जी वेस्ट होगी। सो इट्स बेटर आप खुद से देखें, क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं। और मैं तो बस यही कहूँगा कि ड्रामेटिक प्लेटफ़ॉर्म से बचें। सीरियस जहाँ पे बस 1 घंटे आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ पढ़ो। और ये नहीं है कि एक ही जगह से पढ़ो। आप पढ़ो जैसे ईएसआई अगर आप प्रकाश सर से पढ़ रहे हो, बस एक न्यूज़पेपर रखो साथ में, उससे रिवाइज़ करते रहो, पीआईबी के सेशंस देखो, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो एक सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करोगे ना, वो बेटर है रादर देन गोइंग फॉर 100 थिंग्स एंड गोइंग। आजकल तो सर टेलीग्राम पे पीडीएफ्स बड़ी बाँटी जाती है, यस, एकदम पेड वाला। यस। और मैं देखता हूँ कई बार मुझे मिलती है, बट आई थिंक और मैं एक चीज़ बोलूँगा जो आई थिंक बहुत से बच्चों एग्री नहीं करेंगे, टेलीग्राम पे बैचेस लीक होते हैं। तो बच्चों कंटेंट तो ले लेते हैं, लेकिन वो कभी यूज़ नहीं होता है। हुँ, हुँ, और ये 100% ट्रू है। हुँ। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वो पिंच लेना है ना, तो खुद के पैसे से ना वो कोर्स खरीदो। तब आपको खुद को लगेगा नहीं, नहीं मैंने पैसे इन्वेस्ट किया, मुझे देखना है। तो वो अकाउंटेबिलिटी आ जाती है खुद से कि नहीं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत डिमांडिंग है, एक कोर्स ले लीजिए स्पेशली फॉर फेज़ 2, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें पता नहीं होता है। या फिर किसी ऐसे मेंटर के पास जाइए सच में पढ़ाते हैं, उनसे हेल्प लीजिए। रादर देन गोइंग फॉर कोई भी ऐरे-गैरे लोगों के पास जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा-सा सोच समझ के केयरफुली चीज़ें करिए। यस। एक और चीज़ है इस पूरे आरबीआई में होती है कि अफ़वाहें बहुत फैलती है। मीन्स कभी-कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई कम और अफ़वाहें ज़्यादा, अभी शायद अफ़वाहों का सीज़न आएगा। नोटिफ़िकेशन अब आ रहा है, नोटिफ़िकेशन तब आ रहा है, ग्रेड बी नहीं होगा, सिर्फ़ ग्रेड ए होगा या दोनों होगी। तो आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया? क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग ओनली फ्रॉम दिस ईयर, यू आर प्रिपेयरिंग क्वाइट अ लॉन्गर टाइम फॉर द आरबीआई, आपने लास्ट लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम दी थी। तो इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट होता है और इसे कैसे हैंडल करना चाहिए? और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ऐसे चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करके रखता। ओके। इनफैक्ट कुछ चैनल तो मैंने म्यूट करके रखे हैं कि मुझे फीड में भी ना दिखे। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मैं अननेसेसरी इन सब चीज़ों में वेस्ट करूँ। मुझे ये पता है कि मैं अगर मेरा 200% दूँगा, तो एग्ज़ाम में क्लियर कर लूँगा और अगर नहीं भी क्लियर किया तो एटलीस्ट मैं फेज़ 2 निकाल लूँ इंटरव्यू तक, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। और मैं ये फियर मॉन्गरिंग में बिलीव नहीं करता, बस मैं ये जानता हूँ कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, एग्ज़ाम आए मुझे देना है। तो माइंडसेट ये रहना चाहिए। अभी जैसे नोटिफ़िकेशन आया नहीं है, मेबी आएगा कुछ महीनों में 4-5 मंथ्स में। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ैक्टली। जैसे ही जब नोटिफ़िकेशन है, आपका ऐसा होना चाहिए कि मेरा फेज़ 1 रेडी है, फेज़ 2 का 60 टू 70% सिलेबस रेडी है। मैंने मॉक्स प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए। जैसे ही नोटिफ़िकेशन है, आप फेज़ 1 के मॉक देने शुरू कर बिल दीजिए। मतलब आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है अभी, आप अभी से स्टार्ट करिए। और मैंने देखा है, मेरे खुद के नोन में एक कैंडिडेट है, वो 22 इयर्स में आरबीआई ग्रेड भी बने थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो करने वाले कर रहे हैं। हुँ, और उधर डिमांडिंग जॉब लाइक एसबीआई हम लोग भी करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं कि भाई करना ही है। हुँ। तो वो एक्सक्यूज़ मत दीजिए और किसी रैंडम किसी की प्रेडिक्शन पर बिलीव मत कीजिए, क्योंकि अक्सर कई बार प्रेडिक्शन गलत भी होती है। और प्रेडिक्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सेंटर पे जाकर पता कर लो, सब पता चल जाता है। तो एग्ज़ैक्ट इट्स ऑल हॉगवॉश, मैं बिलीव भी नहीं करता। हुँ। एक और चीज़ है जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है या जिनका बैकग्राउंड ऐसा है कि थोड़ा-सा साइंस साइड से आ गए हैं, आर्ट्स साइड से आ गए हैं, उनके लिए क्या एग्ज़ाम ये फिज़िबल है क्लियर करना? एंड उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिकॉज़ फाइनेंस जैसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है, उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि इन्होंने आज के तक देखा नहीं था कभी। तो आप क्या बताओगे इसके लिए? जो ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस के बैकग्राउंड के हैं, उनको थोड़ा-सा, जिनका इकोनॉमिक्स नहीं है, तो उनको स्लाइटली शायद प्रॉब्लम हुई क्वांट में, फेज़ 1 के। हुँ, और फेज़ 2 के फाइनेंस में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो रेशियोज़ वाला चैप्टर थोड़ा-सा टेक्निकल है। और रही बात इंजीनियरिंग की, आई डोंट थिंक सो उनको उतना डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि वो लोग कर लेंगे, क्योंकि क्वांट वाला बैकग्राउंड रहता है। हाँ, ये है कि कॉमर्स वाले बैकग्राउंड को, इकोनॉमिक्स वाले को, उनको थोड़ा समझने में ईज़ी होगी फेज़ 2 वाला। लेकिन डिसएडवांटेज किसी के लिए नहीं है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएँगे तो हो जाती हैं।
यस, मैं यही कहूँगा कि फ़ेज़ 1 को भी इक्वली इम्पोर्टेंस है जितना फ़ेज़ 2 को देते हैं। यस। क्योंकि उसका थोड़ा-सा जीए है अनसर्टेन, लेकिन क्वांट भी काफ़ी मतलब ट्रिकी है, क्योंकि उसमें 25 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं और जो क्वेश्चंस का लेवल है, वो पीओ मेंस लेवल है। यस। तो वहाँ पे आपको जैसे नॉर्मली हमें 35 टू 40 मिनट्स मिलते हैं, यहाँ 25 मिनट्स मिलते हैं। हुँ। तो उस 25 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पिक भी करना है, करेक्ट सेट आपको एग्ज़ैक्टली करना भी है, तो वो एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें और मैं तो ये कहूँगा अगर किसी का क्वांट बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छे से तैयार कर ले ताकि उसमें एक एज मिल जाती है। क्योंकि अगर आप उसमें एज ले लेंगे, तो थोड़ा-सा प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि कई बार होता है कि जीए हम अच्छा नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट अगर आप क्वांट में अगर आप 15-16 भी चले गए आउट ऑफ 30 दैट्स अ वेरी गुड स्कोर, तो आपके लिए बहुत एज मिलेगी। यस। तो इस तरह से अपनी स्ट्रॉन्ग और वीकनेस को देख के आप तैयार कर सकते बिल्कुल। रिवीजन भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। जैसा कि मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि पीरियोडिक रिवीजन रखना चाहिए हमें, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस कंपोनेंट देन आई विल रिवाइज इट, तो वो तो कोई मतलब नहीं। मैं बोलता हूँ कि आप एक बंच बना लीजिए 4-5 टॉपिक्स का एंड देन उसको कंप्लीट करने के बाद यू कैन रिवाइज इट, और वीक में 5 डेज पढ़ लीजिए, 2 डेज रिवीजन कर लीजिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या सही स्ट्रैटेजी है और रिवीजन हमें कैसे करना चाहिए सब्जेक्ट्स का? मेरा ऐसा होता था कि जैसे वीकेंड्स हैं, वो मेरा फुल्ली डेडिकेटेड था रिवीजन के लिए और फेज़ 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने जैसे वीक में पूरा पढ़ा, मैंने वो सैटरडे या संडे को रिवाइज़ कर लिया पूरा अच्छे से। है ना? संडे को जैसे मैं फेज़ 2 का कुछ रिवाइज़ किया या फिर और कुछ रिवीजन करना है, ताकि रिवीजन एक ही सोर्स से करिए पर उसको 10 बार कीजिए ताकि वो एटलीस्ट आपको याद रहे एग्ज़ाम के टाइम पे। हम क्या करते हैं सर, आज यहाँ पे भी पढ़ लिया, कल भी यहाँ पे भी पढ़ लिया। वो एक बहुत बड़ा कि यहाँ से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, वहाँ से एक जगह पढ़ लीजिए, एक जगह पिक कीजिए, एक सोर्स पिक कीजिए, उसी को 10 बार रिवाइज़ कीजिए वीकली, मंथली। आइडियली वीकली और मंथली रिवीजन होना चाहिए। जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो आप मार्च का वीकली करते रहिए, साथ ही साथ फ़ेब का मंथ का भी जो भी करंट अफ़ेयर्स या जो भी है, वो आप उठाइए मैगज़ीन वगैरह आप रिवाइज़ कीजिए या कोई क्विज़ दे लीजिए। आजकल बहुत सारे सोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो जो फ्री में भी काफ़ी सारे कंटेंट अवेलेबल है, तो सोर्सेज़ काफ़ी अवेलेबल है। तो उनका यूज़ कीजिए, कोई लेक्चर देख लीजिए, तो रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। एक फेज़ 1 का पेन पॉइंट ये है कि फेज़ 1 में जो एलिमिनेशन होता है, वो तो मतलब मैक्सिमम होता ही है पूरे इस साइकिल में। द थिंग इज़ कि वो फ्रेम भी एक्चुअल में इसी तरीके से किया है कि ताकि मैक्सिमम को एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है कि डिस्पाइट 60-70s में कट ऑफ होने के बावजूद आउट ऑफ 200 इन द फेज़ 1, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यहाँ पे क्यों क्वालीफाई नहीं कर पा रहे? मतलब प्रॉब्लम कहाँ जा रही है? प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में जा रही है? प्रॉब्लम डिफिकल्टी में जा रही है? कंटेंट में जा रही है? प्रॉब्लम एक्चुअल में जा कहाँ रही है? आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि या तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एग्ज़ाम को या हम ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। क्योंकि एक्चुअली कहा जाता है ना कि ये यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम एक पेपर है, जबकि ऐसा है नहीं, यूपीएससी बहुत ही अलग है, इसका थोड़ा अलग है। यस, कुछ कंपोनेंट्स मैच होते हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा यूपीएससी लेवल तक जाएँ। कि आप कोई भी बड़ी बुक उठा ली, इकोनॉमिक्स कोर इकोनॉमिक्स की बुक उठाकर मैंने खुद देखा बच्चों को पढ़ते हुए, जबकि ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज़ रखो। आप जैसे एक-एक फैकल्टी पकड़ लीजिए, क्वांट के लिए रीज़निंग, इंग्लिश चाहिए, उन्हीं को फ़ॉलो कीजिए कि क्या पढ़ना है। रिवीज़न बहुत अच्छे से कीजिए, मॉक्स दीजिए, मॉक्स देना ज़रूरी है फेज़ 1 के लिए। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 10 टू 15 मॉक्स विथ प्रॉपर एनालिसिस। और जीए का मैं यही बोलूँगा कि मेन पेन पॉइंट जैसे क्वांट और जीए रहता है, तो क्वांट में आप देखिए आपके कौन से टॉपिक्स अच्छे हैं। उनसे आपसे कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जैसे एक डीआई का सेट होगा वो थोड़ा-सा डूएबल होगा, वो आपको पिक करना है। कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन्स होंगे वो ईज़ी होंगे, कुछ डीईएस के क्वेश्चन होंगे, कोई नंबर सिस्टम का होगा। ऐसे करके आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स रहेंगे, तो वहाँ से आपको कैच करना है। पर ये तभी आएगा जब रेगुलर मॉक्स दे रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जब तक आपको आपका स्वॉट एनालिसिस नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। रिगार्डिंग जीए आई वुड से जितना रिवाइज़ करो अच्छा है, लिमिटेड सोर्सेज़ रखो। क्योंकि पता नहीं कि पीआईबी का वेटेज ज़्यादा होगा या फाइनेंस करंट अफेयर्स का होगा या सर्कुलर का होगा। तो जितना रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा है। एक ही सोर्स रखें, मल्टीपल वीकली, मंथली रिवीज़न करें और मॉक्स में भी जब क्वेश्चन्स आते हैं देखिए कि कहाँ से आ रहा है, किस तरह से फ्रेम हो रहा है। स्पेशली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर हमने क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ ली, तो हमें पता चलेगा अच्छा इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, तो हम उस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे। तो थोड़ा-सा फ़ोकस वहाँ पे भी रहना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम की बात करें तो क्वांट में 25 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 45 मिनट में 60 क्वेश्चंस,
करंट अफेयर्स में 25 मिनट्स में 80 क्वेश्चन, मतलब वहां पर हम कैसे टैकल करें? वो तो मतलब एकदम तो कैसे कि ब्रेन बस्ट हो जाता है वहां पर, कैसे करूं मैं? बाकी कंपोनेंट चलिए ठीक है, बट व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स? 25 मिनट्स में 80 क्वेश्चन, मतलब वो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो करंट अफेयर्स तो ऐसा है कि आपको पूरे ईयर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेज़ 1 से पहले का 5 टू 6 मंथ्स कवर कर रहे हैं, हालाँकि कुछ लोग बोलेंगे कि लास्ट के 3 मंथ्स कर लो, हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ामिनर की आदत है वो सरप्राइज़ करेगा, पहले के 3 मंथ्स के पूछने का। तो शॉर्टकट में मत जाइए कि लास्ट के 3 मंथ्स पढ़ लो, काम चलाने वाला काम मत कीजिए। 5 टू 6 मंथ्स अच्छे से करके जाइए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा, डेफ़िनिटली आएगा। बाकी प्रॉब्लम ये है कि हम रिवाइज़ नहीं करते हैं। वीकली जैसे मैंने कहा रिवीजन कर लिया, मॉक्स आप क्विज़ेज़ दे सकते हैं, वीकली क्विज़ेज़ अवेलेबल हैं। मंथली भी क्विज़ेज़ अवेलेबल है, मंथली आप रिवाइज़ कीजिए, पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, उनसे रिवाइज़ कीजिए। जितना आप उस लिमिटेड चीज़ को रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा है। अगर हम 10 सोर्सेज़ के बारे में जाएँगे, इधर जाएँगे, उधर जाएँगे तो प्रॉब्लम है। रही बात जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप पहले देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले 1-2 मिनट मुझे लगता है कि पहले देख लीजिए, फटाक से देखिए। जो-जो आपको क्वेश्चंस थीम आपने पढ़ी है, कहीं पे लगा कि ये थीम मैंने पढ़ी है, मार्क फॉर रिव्यू कर कर रखिए। ऐसे करके आप देखिएगा 30 टू ऑलमोस्ट 40-45 क्वेश्चंस आपको आएँगे। फिर वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए थोड़ा करके। यस, आपको थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी, रीडिंग आपकी स्पीड। एक स्किल जो अंडररेटेड है वो है रीडिंग स्किल। जितना आप फास्ट रीड कर सकते हैं वन गो में, वो बहुत अच्छी स्किल है। तो डेली रीडिंग की स्किल भी बहुत ज़रूरी है। रीडिंग के लिए एक बार में पढ़ा, आपको समझ में आया, ऑप्शन, और कई बार होता है सर ऑप्शंस के थ्रू हम एलिमिनेट कर लेते हैं। कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन भी होता है कि अच्छा ये नहीं था, ये नहीं था, तो वैसे भी आप यूज़ कीजिए। तो रिवीजन करेंगे प्लस कंसिस्टेंटली क्विज़ेज़ भी देंगे ना, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जब आप मॉक देंगे आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सिमिलर पैटर्न में ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा रिवीजन करेंगे, क्विज़ेज़ वगैरह देंगे तो आपको आइडिया आ जाता है। मतलब एग्जाम में ये माइंडसेट ज़रूरी है कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कट ऑफ इतना जाता है, इतने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। उसके हिसाब से ऐसा नहीं कि आपको पूरे 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने एग्जाम में। वो स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और आप पैनिक में भी आ जाएँगे वहाँ पर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे कोई एस्पिरेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, क्वालीफाई नहीं हो रहा है, उसकी एज बढ़ती चली आ रही है। अब वो इस दौर में है कि मैं एग्ज़ाम छोड़ भी नहीं सकता और अगर मैं दे रहा हूँ तो क्वालीफाई नहीं हो रहा। मतलब वो जो स्ट्रेस है वहाँ पे, अब स्ट्रेस तो ऐसा होता है कि पढ़ाई में मन भी नहीं लगता फिर हमारा। तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं? हालाँकि आपके साथ वो केस नहीं है क्योंकि आप थे ऑलरेडी जॉब में, बट आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उससे डेफिनिटली कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सकता है एस्पिरेंट्स को। तो किसी का ब्रेकअप ही हो गया फर्दर मैं ऐड करूँ तो, या स्ट्रेस है, तो मतलब किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो तो कैसे डील करना चाहिए हमें? सर स्ट्रेस तभी होता है जब हम चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करते। आई थिंक अगर आपकी लाइफ में कोई इशू है तो आप कम्युनिकेट कीजिए अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से। कई बार हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करने में हेजिटेट करते हैं, जबकि पेरेंट्स शायद सबसे बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट आप अपने पेरेंट्स से कीजिए कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली कुछ इशू है, तो मेरे हिसाब से तो पहले आप कहीं जॉब ले लीजिए, कुछ कर लीजिए, ताकि थोड़े पैसे आएँगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेस कम होगा। फिर आप अच्छे से सॉर्टेड होकर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ इश्यू है, बाकी रहा ब्रेकअप या कोई ऐसे इश्यूज़ का, तो देखिए ये फ़ेज़ होता डिफ़िकल्ट है। लोगों को शायद मज़ाक लगे, बट होते हैं, डिफ़िकल्ट फ़ेजेज़ होते हैं। ऐसे में मैं ये कहूँगा कि जितना हो सके अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों से कम्युनिकेट कीजिए और ग्रेजुअली चीज़ों को खुद भी मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए कि नहीं, आगे अब फ्यूचर भी देखना है, पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है, जो भी है। तो मेरे हिसाब से लोगों से कम्युनिकेट कीजिए जितना हो सके। मतलब घुट के रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर वो आप एक सफोकेशन में रह जाएँगे। तो आप जितना अपने पेरेंट्स के, अपने पीयर ग्रुप है, अपने फ्रेंड्स से, अपने कज़िन्स से बात कीजिए, तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाता है। यस, मेरा एक आखिरी सवाल आपको ये है, इंटरव्यूज़ की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज़ देख लेंगे, किसको क्या पूछा गया था वही करके जाएँगे, उसके भरोसे एग्ज़ाम निकाल लेंगे। सो आपका एक्सपीरियंस क्या है इंटरव्यू को लेके? आपने एसबीआई का भी क्लियर किया था काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ, अब आपने आरबीआई भी अच्छे से क्लियर कर लिया है। सो इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है कि वही पढ़ो, उसके भरोसे निकल जाएगा या फिर इट इट कैन वैरी? सो व्हाट डू यू सजेस्ट? सर इंटरव्यू गेम चेंजर है और आरबीआई का इंटरव्यू स्लाइटली डिफरेंट है। और क्योंकि एग्ज़ैक्टली पता नहीं चल रहा है कि पैनल के माइंड में क्या चल रहा है। बिकॉज़ बाकी एग्ज़ाम्स में मैंने जितना देखा, हमें पता चल जाता है कि पैनल किस तरह का है, क्या है। लेकिन आरबीआई में थोड़ा-सा अनसर्टेन होता है कि पता नहीं चलता कि यस। पैनल के माइंड में क्या है।
तो थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम योर लाइक ड्रेसिंग सेंस टू एवरीथिंग, आप बिल्कुल रेडी होकर जाइए और पढ़ें अच्छे से। अपना बैकग्राउंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि वहाँ से बहुत पूछेंगे आपको। आपको लगेगा कि नहीं ये इकोनॉमी से पूछेंगे कि नहीं, वो आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पकड़ता है। यस। क्योंकि कई बार मेरे भी केस में इस बार बैकग्राउंड ने ज़्यादा पूछा, मेरे वर्क कल्चर के बारे में पूछा। ये भी पूछा कि अच्छा क्रॉस सेलिंग भी करते हो, हाँ। प्रेशर नहीं आता है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आपके जॉब प्रोफाइल, आपके बारे में पूरा पता होना चाहिए। फिर बाकी ऑब्वियसली ईएसआई का है, एफएम, करंट अफेयर्स वो तो है ही है, वो है, और ओपिनियंस पूछेंगे। तो थोड़ा-सा होलिस्टिक वे प्रिपरेशन कीजिए। मैं यही कुछ सजेस्ट करूँगा कि एक पीयर ग्रुप रखें। अगर आपको कोई फ्रेंड है, आपके फैकल्टी, उनके साथ एक टच में रहिए। ग्रुप में डिस्कस कीजिए क्या हो सकता है, क्या नहीं। एक-दूसरे से क्वेश्चंस पूछिए। ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि हम इंटरव्यू का कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते या कुछ है, तो वो ऐसे पीयर ग्रुप बना सकते हैं, या एक-दूसरे के आंसर्स चेक कर दिए, ठीक है? और एक-दूसरे के जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट कर दिए। ऐसे में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे कि अच्छा कोई ओपिनियन है, आपने दिया, किसी और ने काउंटर किया, नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है। तो आप एक चीज़ को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बिल्कुल। तो वो जब अगर कोई समझ लीजिए इंटरव्यू में पूछ लिया, तो आप दोनों डायमेंशन देंगे। तो एग्ज़ामिनर इम्प्रेस होते हैं कि नहीं इसके पास नॉलेज है अच्छा। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कीजिए। बाकी मॉक्स भी दीजिए, एक आध मॉक्स दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली क्या कहना है, कैसे कहना है। क्योंकि कई बार वो जैसे एक सर नॉर्मल आता है व्हाई आरबीआई, हम उसमें भी बोल नहीं पाते हैं। तो वो एक फ्रेम कैसे करना है, यस। पता होता है, पर वो फ्रेम नहीं कर पाते। एटलीस्ट आप फैकल्टी से डिस्कस करके एक फ्रेम कर लीजिए कि कैसे करना है, काउंटर क्वेश्चंस कैसे हैंडल करना है। अगर इंटरव्यू स्ट्रेस हो गया थोड़ा, तो उसमें कैसे बचना है। तो थोड़े से अगर आप मॉक इंटरव्यूज़ दे देंगे तो आप सीख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लीजिए, बट बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कैजुअल भी मत हाँ। लीजिए, क्योंकि परफेक्ट बैलेंस रखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है कि वो बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। सर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग दिस माइलस्टोन। सो गाइस, ये थे निरंजन जैन एंड आई होप जो भी हमने डिस्कस किया है, अगर आप एस्पिरेंट हैं रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, नाबार्ड हो, डेफिनेटली जो इन्होंने इनसाइट्स दिए हैं वो आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं और आपको इन्हें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट है फिर तो आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बट जब आप फुल टाइम यहाँ पे जब आप वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं तब वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स का स्कोप बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो वहाँ पर इनके दिए हुए इनसाइट्स को अगर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, डेफिनिटली दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। So thank you very much for listening us, and this is all. We'll meet in another interview session. Till then, goodbye guys. Happy learning. Jai Hind.